नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जिसका डर था वही बात हो गई। कुंभ में भगदड़ हो सकती है, कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं हैं, कुंभ में लोग दुर्गति झेल रहे हैं, कुंभ में लोगों को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर घुमाया जा रहा है, कुंभ में लोगों को 50 किलोमीटर पहले उतार लिया जा रहा है, कुंभ में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। गरीब आदमी के लिए कपड़े बदलने की जगह नहीं है, गरीब आदमी के लिए पेशाब करने का स्थान नहीं है, लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ये सारी बातें कहते हुए हजारों वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और सबसे ज़्यादा एक्स पर पोस्ट किए जा रहे थे। इधर पॉटी अच्छी कैसे बताऊं, गुटखे के पैकेट, बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है। हर आदमी इस मुल्क में रहने वाला जो कुंभ जा रहा था वो लौटकर ये बता रहा था कि वहाँ मत जाना, वहाँ बद इंतज़ामी है, वहाँ मत जाना, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पर आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहां से वहां वापस हो जाते, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुंचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुंच गए हैं हमें कहा जाता है कि बंद है। ये बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन सत्ता का मद कुछ नहीं सुनना चाहता। उसके लिए सर्वोपरि होता है उसका अहंकार और उससे भी ज़्यादा उसका अहम। उसके लिए खुद से बड़ा, खुद से ऊपर कोई नहीं होता। और नतीजा ये हुआ कि आज कुंभ में भगदड़ हुई। अलग अलग स्रोतों से कहीं 15, कहीं 20, कहीं 5, कहीं 10 के मरने की खबरें आईं अलग अलग समय पर। और सरकार इतने बड़े खतरनाक हालात में, जब इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हों, लोगों को ये समझाती रही। खुद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अफवाहों पर ना जाएं, सब कुछ सामान्य है। उठिए, स्नान करिए। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। क्या इस बयान को देने से पहले कोई ऐसी व्यवस्था वहां बनाई गई थी कि लोग नहाने के लिए जाएं तो दोबारा भगदड़ ना हो? और अगर सब कुछ सामान्य था तो अखाड़ा परिषद, जिसमें इस देश के सारे बड़े बड़े साधु शामिल हैं, उन्होंने अपने स्नान के कार्यक्रम को स्थगित क्यों किया? अगर सब कुछ सामान्य था तो अफवाहें थीं, तो नागा अखाड़े आज जो सबसे पहले स्नान के लिए जाते हैं वो स्नान के लिए घाट पर क्यों नहीं गए? अगर सब कुछ सामान्य था तो वो अखाड़े जो कुछ भी नहीं सुनते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, क्योंकि वहां के राजा हैं, वो वहां के राजा हैं। वो जो वहां पर वहां का राजा जो है वो स्वयं ऊपर वाला होता है और उसका संचालन ये जो साधु संत महात्मा हैं इनके आदेश से होता है और वो किसी की नहीं सुनते। अगर उनके कितनी घटनाएं हुई हैं पहले कि नागा साधु जा रहे थे, उनकी पेशवाई जा रही थी, उसके आगे कोई आ गया, हिंसा हो गई, भगदड़ मच गई। वो साधु भी आज स्नान के लिए नहीं निकले, मौनी अमावस्या के दिन स्नान पे नहीं निकले। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां जो कुछ हुआ वो अफवाह नहीं था। खैर, ये जो अफवाह थी वगैरह कहना, ये प्रशासन की लीपापोती है और प्रशासन कितने बेढंग तरीके से काम कर रहा था, ये एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, इसको आप सुने। एक बड़े अधिकारी पुलिस के लोगों से कह रहे हैं कि सो मत। इसका मतलब ये है कि लोग वहाँ खुले में सो रहे थे। उठ जाओ, स्नान करो और निकलो।
यहां भगदड़ होने वाली है। अधिकारी जानता है कि भगदड़ के हालात हैं, लोगों को आगाह कर रहा है, लेकिन भगदड़ रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। याद कीजिए, मैंने कुंभ पे जब अपना वीडियो बनाया था तो आपको साफ साफ बताया था कि इस बार कुंभ में आम आदमी और खास आदमी में ज़मीन आसमान का अंतर रखा गया है। 1-1 लाख रुपए तक की वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रांसपेरेंट डोम है, VIP टेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी के लिए सूसू करने की जगह नहीं है। होगी भी, कहीं अगर आप एक बना देंगे तो आप कसम खा सकते हैं। लेकिन जब एक महिला का ये बयान आता है कि देखिए इस लोगों ने क्या किया हुआ है, शौच की हुई है, वो वीडियो वायरल होता है, तब समझ में आता है। अब हम समझेंगे कि इस भगदड़ के पीछे वजह क्या है। लोग VIP कल्चर की बात कह रहे हैं, VIP कल्चर क्यों है और ये VIP कल्चर की बात आई कहाँ से है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुंभ आज का नहीं है। कुंभ भारत में सदियों से हो रहा है। मुगलों के ज़माने में हुआ कुंभ, उसके बाद भी हुआ। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इतिहास की देता चलता हूँ क्योंकि रोचक जानकारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पहली बार 1868 में इसको कुंभ मेला नाम दिया गया। उससे पहले इसको कुंभ नहीं कहा जाता था। और ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार इस कुंभ को में जो आने वाले लोग थे उनको सुविधा देने का एक प्रपोजल रखा। उनकी सुविधा देने के लिए काम शुरू किए, उनको फैसिलिटेट करने के काम शुरू किए, उन पर टैक्स लगाया और उनको बाकायदा उनके लिए सड़क बड़क दूसरे इंतज़ाम किए। लेकिन उस सरकार का फोकस, गौर से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कुंभ मेले का वहाँ आयोजन करने लोग आ रहे हैं, उसमें शामिल होने जो लोग आ रहे हैं, उनको सुविधा देना था, उनको नियंत्रित करना नहीं था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं किया कि नहीं तुम ये नहीं आओगे, तुम्हारा अखाड़ा पहले निकलेगा, तुम्हारी पेशवाई पहले निकलेगी। जो तय होता था ये लोग आपस में करते थे। धर्म को और उस संस्कृति को कभी भी उस समय सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और ये चीज़ हमेशा, ये देखिए उस वक़्त क्या था कि जो स्थानीय पुरोहित थे उनके जो अधिकार थे, धार्मिक अधिकार के थे, उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन मांगा और ब्रिटिश सरकार ने समर्थन दिया। तुलसीदास की रामचरितमानस में जो 16वीं शताब्दी में लिखी गई प्रयाग के वार्षिक मेले का उल्लेख है। आईना-ए-अकबरी में 1559 में, आज की भगदड़ से इन सारी जानकारियों का कनेक्शन है, मैं आऊँगा। 1590 में प्रयाग को तीर्थों का राजा बताया गया आईना-ए-अकबरी में। तबकात-ए-अकबरी में 16वीं शताब्दी के अंत में जो विशाल स्नान उत्सव होता है प्रयाग में, इसका जिक्र किया गया। ये सारी चीज़ें इसमें, हरिद्वार के कुंभ, प्रयाग का कुंभ सबसे पुराना है, सारी बातें इसमें आईं। अब आप इस बात को समझिए कि इतना बड़ा आयोजन हुआ। अब आप कहेंगे बड़ा तो मैंने बताया नहीं, तो सुनिए। 1796 में और 1808 में 20 से 25 लाख तीर्थयात्री वहाँ पहुँचे थे। 25 लाख तीर्थयात्री का मतलब आप ये समझिए, ना तो उस वक़्त वायरलेस था, ना वॉकी टॉकी टाइप का कोई सिस्टम था, रहा होगा तो इक्का दुक्का रहा होगा, ना आज की तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, ना लाउड स्पीकर रहे होंगे। और उस पूरे वातावरण के बीच में इतना बड़ा आयोजन 25 लाख लोगों के साथ हुआ, कोई खबर भगदड़ की नहीं है। 1892 और 1908 में प्लेग और हैजा के कारण संख्या कम हुई, 3-4 लाख रह गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब इतना बड़ा मामला हुआ तो कुंभ में लोग थे, 20-25 लाख लोग आते थे उस समय भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने ईंधन की किल्लत के कारण कुंभ मेले को होल्ड करने के लिए कहा, जिसको महात्माओं ने मान लिया। जापान में हमले और नरसंहार, जापान के उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था, जापान वाले जब भीड़ इकट्ठी होगी तो हमला ना कर दें, लोगों को मार ना दें, इसलिए एक बार कुंभ नहीं हुआ था। और 1954 में 50 लाख श्रद्धालु आए थे अमावस्या के दिन। आपने याद होगा इस बार जब ये शुरू हुआ तो 54 में जो भगदड़ हुई थी, गोविंद वल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कैसे नाव पे जा के मुआयना करके वहाँ पर इंतजाम का हाथ लेते थे। लेकिन इस पूरे इतिहास में, मुग़लों का हो, अंग्रेज़ों का हो,
या पुराना भारत का इतिहास हो, कोई वीआईपी कल्चर नहीं था। नेहरू अगर जीप पर वहां निकलते थे तो बाकायदा वाकई लोगों की तरह वो निकलते थे, उनसे लोग आके मिल सकते थे। सुमित्रा नंदन पंत जब गए, माफ कीजिए, गोविंद वल्लभ पंत जब गए तो 4 लोग नाव पे उनके ऊपर थे, वीडियो हमने देखा है। 1977 में 1 करोड़ तीर्थयात्री आने की बात हुई, 1989 में 1.5 करोड़, और इसी तरह अलग अलग समूहों पे 7 करोड़ श्रद्धालु 2001 में बात हुई। इस बीच में एक बयान और आ रहा है जो आपको ये बताने में मदद करेगा। एक ज़माने में कुंभ के मंत्री थे आजम खान। उस जमाने की बात, एक पुलिस अधिकारी जो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, उनका बयान चर्चा में आज। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक भी वीआईपी को अलाउ नहीं किया गया था और सीधे मुख्यमंत्री थे उस वक्त। मेरे ख्याल से आजम खान वाला दौर नहीं था, नरेंद्र दत्त तिवारी का दौर था। नरेंद्र दत्त तिवारी के दौर में उस वक्त के जो डीजीपी थे उनका एक इंटरव्यू चैनल पे चल रहा है जो आज वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि एनडी तिवारी के दौर में किस तरह से वीआईपी लोग चाहते थे कि अलग से दर्शन का इंतजाम कर दिया जाए, तो डीजीपी ने सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि साहब हम वीआईपी इंतजाम नहीं कर पाएंगे, या तो जनता को देख लें या वीआईपी को देख लें। उसके बाद जिस वीआईपी को आना था आम लोगों की तरह आया और दर्शन करके चला गया। किसी को ना तो सुरक्षा दी गई, ना किसी के लिए विशिष्ट इंतजाम किया गया। ये एक कुंभ की दशा थी। कुंभ एक बहुत ही पवित्र मान लें, स्वतंत्र मान लें और स्वतः स्फूर्त आयोजन था, जिसमें सरकार का जबरदस्ती का ना तो हस्तक्षेप था, न सरकार कुंभ की अपने आप को चीफ समझती थी, न सरकार उस समय कुंभ का अपने आप को मुखिया समझती थी। जो सत्यानाश होना शुरू हुआ है ये तब से हुआ है जब से सरकारों ने वीआईपी कल्चर शुरू किया और कुंभ आने वाले नेताओं के दोस्त, बड़े बड़े अधिकारी, उद्योगपति, उन सब के साथ अच्छे अच्छे संबंध सरकार बनाने में लग गई और उनको विशेष मेहमान के तौर पर उस पवित्र धार्मिक उत्सव में घुसाती चली गई। कभी वीडियो आता है कि दिल्ली के प्रचार के बीच से समय निकाल के, आप बताइए वहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आपके घर में, और आप यहाँ दिल्ली में भाषण देते घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये योगी जी। एक दिन गए थे तो वहाँ जल क्रीड़ा हो रही है। लाखों लोग प्रयागराज की सड़कों पे बगैर दर्शन किए लौट जा रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है और वीआईपी घाट पे जल क्रीड़ा हो रही है। योगी जी खड़े हुए हैं और उनके सखा, उनके कैबिनेट के मंत्री उनके ऊपर पानी उलीच रहे हैं। वाह! अमित शाह खड़े हुए हैं। शर्मनाक है कि साधु महात्मा अमित शाह के ऊपर आचमन कर रहे हैं। ये आज का कुंभ है। और जब आप ये सारी व्यवस्था देखेंगे तो आपको वीआईपी कल्चर का एहसास होगा, और अब भी नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी कि अडानी गए हैं, अलग से वीआईपी घाट बनाया गया है, अडानी जाते हैं वीआईपी घाट से दर्शन करके आ जाते हैं। अनिल अंबानी 900 चूहे खाकर कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, पीछे से सुरक्षा व्यवस्था है, मौज से चले जा रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये वो अनिल अंबानी है जिन्होंने इस देश के बैंकों को बुरी तरह डुबोया है। राफेल में इन्हीं को ठेका मिला था। तो इस तरह से सुपर वीआईपी कल्चर वहां पर चल रहा है। सरकार जिसको इन संतों के लिए एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, इनको सुविधा देने वाला होना चाहिए, आने वाले जो लोग आ रहे हैं दर्शनार्थी उनको सुविधा देने वाला होना चाहिए, वो सरकार कुंभ को ऐशो आराम का एक जरिया बनाती है और देश भर में जो वीआईपी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ऑबलाइज करने में लग जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ का निमंत्रण देने के लिए उद्योगपतियों के घर जाते हैं, उनको कहते हैं आइए जी कुंभ में नहाइए। बड़े बड़े लोगों के पास निमंत्रण देने जाते हैं। तुम हो कौन भैया? तुम हो कौन कुंभ का निमंत्रण देने वाले? तुम सरकार हो। कुंभ सरकार का आयोजन नहीं है, लोगों का आयोजन है। कुंभ एक ऐसा आयोजन है जो स्वतःस्फूर्त तरीके से होता है। देश भर के लोग बगैर किसी इनविटेशन के आते हैं, बगैर किसी पुकार के आते हैं, किसी को बुलाया नहीं जाता है। ये वो कुंभ है। आज भारत की बात छोड़ दीजिए, जेम लॉक्टेफेल्ड के अनुसार कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। कॉम मॉकलिन के अनुसार
भाईचारे और प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण ये उस वक्त के दार्शनिक हैं, और आपने एमिल दुर्खीम का नाम तो सुना ही होगा, फ्रांस के। वो कहते थे कि कलेक्टिव एफरवेंस का ये जो उनका एक सिद्धांत था, कलेक्टिव एफरवेंस, वो ये मानते थे कि जो धर्म है, उस धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह एक विचार के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। ये धर्म की ताकत है। ये फिलॉसफर थे, उन्होंने धर्म को एकदम नए तरीके से देखा था और धर्म की सबसे यूनिक व्याख्या की थी। इसलिए दुर्खीम का एक अलग ही स्थान है। दुर्खीम कुंभ के बारे में ऐसे लिखते हैं, यानी ये एक एकता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने वाला माध्यम है। यानी सीधी सी बात यह है कि कुंभ भैया हिंदू लोग अपना करते हैं और हिंदू लोग चले जाते हैं। सरकार को अगर देनी है तो सुविधा दे दे, लेकिन अब कुंभ पर सरकार का कब्जा हो चुका है। मुख्यमंत्री इनविटेशन बांटने जाता है। सरकार के सारे विभागों के वहाँ पर वीआईपी टेंट हैं। उन टेंटों में सरकार के अफसर रुकते हैं, सरकार के कर्मचारी रुकते हैं। उनको अलग से स्पेशल एक्सेस मिलता है नहाने के लिए। यानी पूरा कुंभ जहाँ पर लोग कल्पवास के लिए जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं पवित्र भाव से, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं ठंड में, वो जगह जहाँ पर साधु महात्मा अपना जीवन भर का जो उनका तेज है, उनका अपना जो चिंतन है, मनन है, उस सब को लेकर जाते हैं। उस कुंभ में जिसमें जो मार्शल हैं, हिंदू धर्म के जो सेना है, जो हिंदू धर्म के लड़ाके हैं, वो अखाड़े जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर ये बताते हैं कि हम हैं धर्म की तरफ से लड़ने वाले। अब तो नेता लोग धर्म की तरफ से लड़ने लगे और उन पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे हैं। जिसको चाहो शंकराचार्य बना दो, जिसको चाहो शंकराचार्य कह के घुमाना शुरू कर दो। ये सब आपसे छिपा नहीं है। तो ये जो कंट्रोल आया, इस कंट्रोल के कारण क्या हुआ कि जो सरकार और सरकारी लोगों ने कुंभ को घेर लिया, छेंक लिया और अपने काबू में कर लिया। अब अगर आप सरकारी आदमी हैं तो जाइए, स्नान करने के लिए आपको इंतज़ाम मिल जाएगा, आपके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, स्पेशल पास बनते हैं। अलग से अलग अलग विभागों के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ये हो, चाहे इरीगेशन हो, सबके वहाँ पर अलग अलग टेंट हैं। उन टेंटों में जाके उनके अफसर ठहरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। सरकार ने वीआईपी घाट बनाया है मंत्रियों के लिए, अनिल अंबानियों के लिए। इसके लिए अलग से रूट है। अगर 50 किलोमीटर दूर से आपकी गाड़ी लौटा दी जाती है तो अनिल अंबानी वहां कैसे पहुंच रहे हैं? क्या पैराशूट से लैंड कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ सड़कें उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। जब आप आधे से ज़्यादा संसाधन सरकारी दामादों के लिए रिजर्व कर दोगे तो आम जनता धक्के ही खाएगी। और इसीलिए बहुत दिनों से लगातार इन धक्कों की लोग बात कर रहे थे। और जब इतना बड़ा वीआईपी जमावड़ा हो, पूरे देश के सत्ताधारी नेता एक के बाद एक आ रहे हों, पूरे देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट एक के बाद एक आ रहे हों, पूरे देश के उद्योगपति आ रहे हों, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद घर जा जाकर बुला के आया है, तो किस अधिकारी का ध्यान आम जनता के लिए सेवाएं देने, आप जनता का ध्यान रखने के लिए होगा? आप इतने बड़े आयोजन में जा रहे हो। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले भी शायद ही ऐसा हुआ हो कि आप संगम के किनारे खुले आसमान में सो रहे हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ओस के नीचे, न पानी न पेशाब का इंतजाम। और ये सब आपने देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब सुबह वो भीड़ जिसको छोड़कर वीआईपी सेवा में लगा हुआ है सिस्टम, वो घबराएगी, हड़बड़ाएगी तो क्या होगा? मुझे याद है जब माघ मेला होता है या कुछ और होता है प्रयाग में, तो वहाँ पर वो पहले बल्लियों के एक सिस्टम बना देते थे। आजम खान के दौर वाला मैंने देखा है। एक तरफ से आप घुसेंगे, आपको घुमाएंगे खूब, लेकिन उन बल्लियों के अंदर से घूमते घूमते आप जाएंगे ताकि भगदड़ ना हो जाए। इस बार तो आप देख रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जो स्टेशन एकदम कुंभ के पास में है, उन स्टेशन पे ट्रेन ना रोककर शहर के बाहर दूर के स्टेशन, कोई 70 किलोमीटर दूर है, कोई 60 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, उन स्टेशनों पर ही यात्रियों को उतार दिया जा रहा है। वहां से चलो बेटा पैदल। इस तरह से लोगों को सताना और वीआईपीओं को
उद्योगपतियों को, नेताओं को सर पर बिठाना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार विनाश का कारण बनी। हर आदमी वीआईपी कल्चर की बात कह रहा है, और ये भी है कि ये वीआईपी कल्चर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ, ये वीआईपी कल्चर मुग़लों के ज़माने में भी नहीं हुआ, और ये वीआईपी कल्चर इस देश में भी नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री रहने तक नहीं था, ये तो पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंभ धीरे धीरे इस देश के लोगों के प्राण का प्यासा बन गया। ऐसा नहीं है कि भगदड़ पहली बार हुई है, 2013 में भी भगदड़ हुई थी, तब भी 40 से ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए थे, मारे गए थे। इसके अलावा बनारस वगैरह में भगदड़ होती रही है, लेकिन भगदड़ पहले भी हुई है। और भारत में भगदड़ से जो लोग हैं 79% वो लोग धार्मिक आयोजनों में मारे जाते हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो कुंभ है इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर लोग अपने आप आते हैं, जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कुंभ से बड़े नहीं हैं। दूसरे नंबर पे आता है इराक में अरवाइन का एक यात्रा होती है वहाँ पर, उसमें 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग हर साल शामिल होते हैं। हज में 2 से 3 मिलियन यानी 20 से 30 लाख लोग शामिल होते हैं। वेटिकन ईस्टर मास में हज़ारों लाखों लोग शामिल होते हैं। इस्तियाक मस्जिद है, वहाँ पे इंडोनेशिया में ईद का सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे 2 लाख लोग शामिल होते हैं। आवर लेडी ग्वाडालपिक फेस्ट होता है मेक्सिको में, जिसमें 1 करोड़ लोग हर साल शामिल होते हैं। पापल वर्ल्ड यूथ डे ग्लोबल दुनिया भर में मनाया जाता है, इसमें 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग शामिल होते हैं मनीला के जो आयोजन में। इसी तरह से पगोडा फेस्टिवल होता है म्यांमार में, उसमें भी लाखों लोग शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में 10 लाख लोग शामिल होते हैं। पुष्कर का भी हमारा जो ऊंट मेला होता है, जिसको लोग गधे का मेला भी बोल देते हैं, उसमें भी 2 लाख लोग शामिल होते हैं। तो कुल मिला के कभी आपने इन सब जगहों पर ऐसी खतरनाक भगदड़ की खबरें सुनी? एक 100 साल पुराना आयोजन, 5,000 करोड़ रुपए इस बार बजट रखा गया था। अब वो खर्चा कितना हुआ, जो स्वयंसेवी भाव से लोग, कुंभ का आयोजन मैंने बताया कि सरकार नहीं करती है, लोग अपने आप संस्थाएं, लोग कोई कंबल लेके जा रहा है वहाँ बांट रहा है, कोई वहाँ जा रहा है तो थाली बांट रहा है, कोई जा रहा है तो थैले बांट रहा है। इस तरह से जो लोग स्वतःस्फूर्त ढंग से, कोई लंगर लगा रहा है, खाना बांट रहा है, अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, इसका आयोजन करते हैं। कुल मिला के सेवा में सविनय नम्र निवेदन है, मरने वालों की संख्या छिपाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, ये झूठ सच बहुत सारा चल रहा है। मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि इस तरह के जो पर्व होते हैं उनको अपने प्राचीन रूप में उसकी पवित्रता को छोड़ देना चाहिए। भारत के हिंदू इतना सक्षम हैं कि तुम्हारी सरकार के बगैर वो बेहतर तरीके से इसका आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक जो भी आयोजन है उनको धार्मिक रहने दो, अपनी राजनीतिक नाक ना घुसाओ, वहाँ पर इंतज़ाम करने का शेयर लेने मत जाओ, और उस मौके का फ़ायदा उठाकर पीआर मत बनाओ बड़े बड़े लोगों को बुला के ऐश करा के। आपने इस पूरे के पूरे आयोजन को हथिया लिया। सत्ता तंत्र ने शासन की, प्रशासन की, सरकार की, सेना की, पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे इस पूरे धार्मिक आयोजन को अपने कब्जे में ले लिया। अब एक एक चीज़ प्रशासन तय करता है, किस साधु को कहाँ जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी। आपने पूरे के पूरे आयोजन पे कब्जा कर लिया, और जब आपने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद सारे अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, बॉसेस को ऑब्लाइज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं वहाँ पर। हर विभाग के यहाँ तक कि कर्मचारी भी ऑब्लाइज कर रहे हैं, सारे मंत्री ऑब्लाइज कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ऑब्लाइज कर रहा है, कुंभ का इन्विटेशन देने जाता है उद्योगपतियों के पास,
सब ओबलाइज कर रहे हैं। यानी इस पूरा का पूरा जो कुंभ का आयोजन है वो तुम्हारी PR एक्सरसाइज बन गया है। तुम वहाँ नंबर बना रहे हो एक दूसरे के साथ में, अपने भविष्य के संबंधों को अच्छा कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, और कुंभ के जो प्रिविलेज को आपने हथिया लिया। एक प्रिविलेज होता था साधुओं का, किस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में तय किया गया था पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, फिर कौन सा करेगा, फिर कौन सा करेगा। वो उनका अधिकार था, वहाँ के राजा हैं। आज वो भी स्नान नहीं कर पाए। आज सोचिए, अखाड़ों ने स्नान नहीं कर पाए, अखाड़ा परिषद ने उनके स्नान को स्थगित कर दिया। लेकिन उसी कुंभ में आप अंबानी, अडानी, वडानी, सडानी, खडानी के सारे नेताओं के, तोंदुलों के, अर्धनग्नों के स्नान देख रहे हैं। जो भी है, ये VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। नेताओं को धर्म से बाहर निकालना चाहिए। जैसे जैसे हिंदू धर्म के ऊपर हिंदुत्व का कब्जा होता जाएगा, ये धर्म नष्ट होने की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसको हम सनातन कहते हैं, जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वाराणसी देखिए जरा, इतने प्राचीन मंदिर की क्या दशा हो गई है, अक्षरधाम सा हो गया है। उज्जैन देखिए आप, महाकाल, कितना वहाँ जाके एक एहसास होता था कि 200 साल पहले कैसा होता होगा, 300 साल पहले कैसा होता होगा। वो सब प्लास्टिक की मूर्तियां ऋषि मुनियों की लगाई गई, जो उड़ गई थी, याद कीजिए। पूरा एक लाइट एंड साउंड शो में कन्वर्ट कर दिया है। तो लाइट एंड साउंड शो में राष्ट्रपति भवन को भी कर दिया गया है। सारा संसद वंसद का इलाका, वहाँ नीली, हरी, पीली लाइट लगती है अब 26 जनवरी पे। खैर, कुल मिला के जब आपके ये शौक लोगों की मृत्यु का कारण बनने लग जाएं, तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको कभी भी मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद।